आरलोन जो आपकी फर्म है, उसकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और आपका विज़न जो मेन है वो क्या है? जर्नी 2021 में था ऑलरेडी 4 साल 5 साल पहले और इसके पहले मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा था। चार्लोट का स्टार्ट करने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को लोन ईजी और फास्ट मिल सके, वो भी कम इंटरेस्ट पे। अभी जो आरलोन जो पोजीशन पे खड़ा है, वो कौन सी पोजीशन पे है अभी? हमारे पास इंडिया की सारी टॉप बैंक है, जितनी भी प्राइवेट 25 या 35 प्लस बैंक है, वो सारी बैंकों का हमारे पास नेटवर्क है। हम लोग पैन इंडिया लोन कर रहे हैं, बैठे बैठे आपका लोन करवा सकता हूँ। आरलोन जो आपकी फर्म है, उसकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और आपका विज़न जो मेन है वो क्या है? आर लोन की जर्नी 2021 में था ऑलरेडी 4 साल 5 साल पहले और इसके पहले मैं एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा था। 5 साल एक्सिस बैंक में जॉब किया। 2016 से मैंने जॉब किया था। उसमें मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया था, जैसे पर्सनल लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव। वहाँ से मैंने बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे कस्टमर जुटाए। उसके बाद मैंने ये आर लोन चालू किया। उसके पीछे आर लोन का स्टार्ट करने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को लोन ईज़ी और फास्ट मिल सके, वो भी कम इंटरेस्ट पे। उसके लिए मैंने आर लोन चालू किया था। और उसके मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ये चालू किया। एक्सपीरियंस के पहले मैं नहीं सर चालू कर पाता, क्योंकि इसमें मेन होती है एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ के बिना आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम लोगों ने आर लोन चालू किया। अभी जो आरलोन जो पोजीशन पे खड़ा है, वो कौन सी पोजीशन पे है अभी? आर लोन अभी ऐसी पोजीशन पे कि हम लोग पैन इंडिया लोन कर रहे हैं। पैन इंडिया मतलब आपका कोई भी दोस्त आपका चेन्नई में बैठा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वहाँ पे बैठे-बैठे आपका लोन करवा सकता हूँ। और हमारे पास इंडिया की सारी टॉप बैंक है, जितनी भी प्राइवेट 25 या 35 प्लस बैंक है, वो सारी बैंकों का हमारे पास नेटवर्क है। जैसे आपको लोन कहीं से भी हम लोग सबसे कम इंटरेस्ट पे करवा सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है अभी। और पूरे इंडिया में प्रेज़ेंस है। पूरे इंडिया में ऑनलाइन प्रेज़ेंस है। हम लोग हमारी ऑफ़िस गुजरात में चलती है, 3 ऑफ़िस चलती है। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं पूरे इंडिया में करते हैं। आपको पर्सनल लोन चाहिए, आप मुझे खाली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यहाँ से बैठे आपको घर बैठे लोन करवा सकते हैं। ये हमारी अभी पोज़ीशन है। लोन के बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं? लोन के बहुत सारे टाइप होते हैं। पर्सनल लोन होता है, बिज़नेस लोन होता है, कार लोन होता है, होम लोन होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, फिर होता है कॉमर्शियल व्हीकल लोन होता है, कंज्यूमर लोन होता है। इसमें सबका मैं अलग-अलग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पर्सनल लोन बता रहा हूँ मैं आपको। पर्सनल लोन मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो लोन लेते हैं उसको पर्सनल लोन बोलते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, टूरिस्ट में जाना है, या फिर आपको आपका मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन ले रहे हो आप, या फिर आप लोन ले रहे हो कि आपका मैरिज है, उसके लिए आप जो लोन लेते हो उसको पर्सनल लोन बोलते हैं। और वो जो लोन मिलता है सैलरी की बेस पे मिलता है। और सैलरी की बेस पे लोन आपको मैक्सिमम आपको जितना आपका सैलरी है उसके बेस पे लोन मैक्सिमम मिलेगा। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा दूसरा बिज़नेस लोन होता है। बिज़नेस लोन मतलब आपका जो बिज़नेस है ऑलरेडी, जैसे आपका कपड़े का शॉप है, या फिर दूसरा आपका कोई भी कंसल्टेंसी फर्म है, या कुछ भी आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसका जो टर्नओवर हो रहा है आपका, महीने का, साल का जो टर्नओवर हो रहा है, जो जीएसटी भर रहे हो, जो आईटीआर भर रहे हो, बैंक स्टेटमेंट में जो आपका इनकम आ रहा है, उसके बेस पे जो आपको मिलेगा उसको बिज़नेस लोन बोलते हैं। बिज़नेस लोन के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका 3 साल का आईटीआर होना चाहिए, फिर जीएसटी होना चाहिए आपके पास, और आपका गवर्नमेंट का आपका एक लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके आपको बिजनेस लोन मिलेगा। वो भी आपको करोड़ों में अमाउंट मिल सकता है वो लोन के लिए भी। उसको बिजनेस लोन बोलते हैं। और होम लोन मतलब आपका आपके पास आपको एक खरीदना है फ्लैट या फिर रो हाउस, उसके लिए जो लोन आपको मिलेगा उसको होम लोन बोलेंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट नॉर्मली है केवाईसी, पाटकर आधार और सैलरी स्लिप। बिजनेस है तो आईटीआर, और सैलरी है तो सैलरी स्लिप चाहिए। उसके साथ में आपका मास्टर फाइल लगता है डॉक्यूमेंट में होम लोन के लिए। और हो गया आपका कार लोन। कार लोन नॉर्मल, जैसे आपको कार खरीदना है उसके लिए आपको शोरूम से आपको कार लेना है, और लोन हम लोग बैंक से करवा के देंगे आपको। तो वो कार के ऊपर भी रहेगा, कार आपको कैसा कार ले रहे हो। जैसे आपके पास ले रहे हो, आप मर्सिडीज ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आएगा, या फिर आप ले रहे हो ऑल्टो ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। वो डिपेंड करता है कार का सेगमेंट के ऊपर। उसको कार कार लोन बोलते हैं। मतलब कि कार की प्राइस जितनी ज़्यादा है हाँ, उतना इंटरेस्ट रेट कम कम रहेगा। कम रहेगा, वही है। कार सेगमेंट बोलते हैं, ए बी सी डी कार सेगमेंट होते हैं। जितनी अच्छी गाड़ी है ए सेगमेंट में आएगी, जितनी कार सस्ती है या फिर कार का कीमत कम है उसको डी सेगमेंट में आएगी। उसके हिसाब से रेट डिसाइड होता है। जैसे 8.5% 9% से चालू होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 11% तक जाता है कार लोन। और कार लोन जो है एक सिक्योर लोन है, सिक्योरिटी है। गाड़ी एक सिक्योर लोन है। जैसे आपने गाड़ी ली है और आपने ईएमआई नहीं भरे,
वो गाड़ी आपका खींच लेगा बैंक वाला, इसके लिए हम लोग कार लोन को सिक्योर लोन भी बोलेंगे। ओके, मेनली ये तीन ही लोन आते हैं कि इसके अंदर भी कोई लोन आते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई लोन हो सकते हैं? उसके अलावा दूसरा प्रॉपर्टी लोन होता है। और ये प्रॉपर्टी लोन मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, या फिर आपका शॉप है, या फिर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे जमीन लिया है, एनी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो लोन मिलती है उसको प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। प्रॉपर्टी मतलब मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज मतलब आपका जो घर का वैल्यू है उसके हिसाब से लोन मिलेगा वो। जैसे आपका घर का वैल्यू 1 करोड़ है तो उसका 80% 90% लोन देते हैं, तो 80% आपको 80 लाख तक आपको लोन मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। उसके लिए आपका घर का डॉक्यूमेंट जो है, आपका दस्तावेज जो बैंक में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ओरिजिनल दस्तावेज। जब तक लोन चलेगी तब तक वो दस्तावेज बैंक के पास रहेगा। उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा दस्तावेज के लिए। और उसके अलावा कंज्यूमर लोन होता है। कंज्यूमर लोन मतलब जो मोबाइल ले रहे हो या फिर टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो लेते हो उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोलते हैं। वो भी एक सिक्योर लोन है। वो आपको जहाँ से आप ले रहे हो चीज़ वहीं से आपको मिल जाएगा। जैसे बजाज पे से मोबाइल मिलता है, फिर IDFC वाला देते हैं कंज्यूमर लोन। और एक होता है कॉमर्शियल व्हीकल लोन। कॉमर्शियल व्हीकल लोन मतलब जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो गाड़ी यूज़ हो रही है उसको कॉमर्शियल व्हीकल लोन बोलते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल मतलब जैसे आपके पास ट्रक है, और ट्रक लेना है आपको, या फिर आपको बुलडोजर लेना है, तो उसके लिए कॉमर्शियल लोन लेना पड़ेगा आपको, उसको कॉमर्शियल व्हीकल लोन बोलेंगे हम लोग। अगर किसी को फर्स्ट टाइम लोन लेना है तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? फर्स्ट टाइम लोन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है। आपकी प्रोफाइल के बेस पे पूरा ये लोन मिलेगा। कोई भी लोन आपके प्रोफाइल के बेस पे मिलेगा। तो आपको एक कंसल्टेंट देखना पड़ेगा आपको। जैसे हमको भी कांटेक्ट कर सकते हो आप पर्सनल एज ए कंसल्टेंट कि भाई हमारा ये काम है, हम ये सैलरी आ रही है या फिर ये इनकम आ रही है, उसके बेस पे आप कंसल्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप नए हो लोन के लिए, तो आप कहीं पे भी लोन में कोई भी बैंक में जाके बैठ जाओगे तो आपको लोन महंगा पड़ सकता है। तो आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। तो आपको कहीं पे भी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप पहले कंसल्ट करो, किसी को पूछो, जो लोन करा है उसको पूछो कि भाई लोन कैसे मिलता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। उसमें प्रोसेसिंग फी भी रहती है, इंश्योरेंस रहता है लोन में। वो सारी बैंकों का अलग अलग रह रहा है। कोई बोलता है कि भाई इतना प्रोसेसिंग फी है, कोई बोलता है कि भाई आपका 10,000 प्रोसेसिंग फी है, कभी कभी वो 5,000 में भी हो जाता है। तो आप कंसल्ट करोगे वो बेटर रहेगा नए नए लोगों के लिए। ये मेरा एक सजेशन है, नए लोगों के लिए आप कंसल्ट करो, लोगों को जो लोन करा उसको पूछो, या फिर हमको कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल लोन का एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और मिनिमम कितना लोन पर्सनल लोन में मिल सकता है? पर्सनल लोन मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनल लोन जो मिलता है वो अनसिक्योर लोन है। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, या फिर शादी है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी, या घर बनाना है, ऐसा उसको जो मिलेगा उसको अनसिक्योर लोन मिलेगा। और अनसिक्योर लोन जो मिलता है वो सैलरी के बेस पे मिलेगा। जैसे समझो 1 लाख का सैलरी है तो उसको 1 लाख का नहीं पकड़ते हम लोग, 50,000 का पकड़ते हैं। 50,000 सैलरी पे आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और 1 लाख का सैलरी है तो आपको 20 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। आपकी जितना ज्यादा सैलरी है उतना ज्यादा आपको लोन मिलेगा। बैंक का एक कैलकुलेशन होता है इसके लिए। वो कैलकुलेशन बोलता है कि मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब आपका जो सैलरी है उसका 12 गुना, 17 गुना, 20 गुना, उसको हम लोग बैंक के लेवल में मल्टीप्लायर बोलते हैं, या फिर FOIR बोलते हैं। FOIR उसके बेस पे मिलता है। जैसे FOIR में आपको समझा रहा हूँ, आपका समझो 1 लाख का सैलरी है तो बैंक 60% FOIR दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप 60,000 तक का EMI पे कर सकते हो। तो 60,000 EMI के लिए आपको लोन कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि 60,000 EMI के लिए आपको कितना लोन बैठ रहा है। वो हम लोग कैलकुलेशन करके उसके बेस पे आपको लोन मिलेगा। या फिर मल्टीप्लायर आपको समझा रहा हूँ। मल्टीप्लायर मतलब आपका सैलरी है 1 लाख ही पकड़ते, 1 लाख सैलरी पे आपको 16 का 15 का मल्टीप्लायर, तो सैलरी का 15 गुना, 1 लाख सैलरी इंटू 15, 15 गुना, मतलब आपको 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। कभी कभी वो मल्टीप्लायर अलग अलग रहता है, ये डिपेंड करेगा, बैंक टू बैंक वेरी होता है। जैसे कोई बैंक 10 का भी मल्टीप्लायर, कोई 20 का भी मल्टीप्लायर देता है। और FOIR भी ऐसा ही, कोई बैंक में FOIR 70% का रहता है, कोई बैंक में आपको FOIR 40% का रहता है। वो एक कैलकुलेशन रहता है। जब कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उसको बता दें कि भाई आप इतने एलिजिबल हो। जैसे आपके पास आपका 30,000 का सैलरी है तो 30,000 में हमको उसको 4 से लेके 5 लाख या फिर 6 लाख मैक्सिमम हम लोग उसको लोन दे सकते हैं। उसमें भी देखेंगे कि आपका कुछ ऑब्लिगेशन है कि नहीं। ऑब्लिगेशन मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है ना, उसको ऑब्लिगेशन बोलेंगे। आपके पास समझो कार लोन चल रहा है, आपका 50,000 30,000 सैलरी है, उसमें से 10,000 का ऑब्लिगेशन है, आपका 10,000 का आपका EMI चल रहा है, तो आपका सैलरी होगा 20,000। तो लोन जो बैठेगा वो 20,000 के हिसाब से बैठेगा।
आपको लोन जो आपका 30,000 सैलरी भले है, आपका सैलरी है 30,000, लेकिन लोन जो मिलेगा आपको 20,000 के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आप 10,000 का ईएमआई पे कर रहे हो, इसके लिए आपको 20,000 के हिसाब से लोन बैठेगा, और 20,000 के हिसाब से आपको 2 से लेके 3 लाख आपका लोन मिल सकता है। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर होते हैं? और एक क्वेश्चन यही भी वो भी है कि अगर मुझे पर्सनल लोन लेना है फॉर एग्जांपल, तो कौन-सी बैंक बेस्ट रहती है? आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको हमको देखना पड़ेगा कि आपका कितना सैलरी है। पर्सनल लोन मतलब सैलरी के बेस पे मिलेगा, और दूसरा एक मैटर करता है कि आपका कौन सा कंपनी है। लाइक समझो कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है 25,000, ओके, तो कौन-सी बैंक मेरे लिए बेस्ट रहती है और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए? 25,000 में भी ये आपको आप कहाँ पे काम कर रहे हो वो भी मैटर करेगा। समझो आपका 25,000 आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी, और एक आप काम कर रहे हो एक प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसके लिए मुश्किल है। वो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो लोन कहाँ पे, वो फाइनेंस में जाएगी वो फाइल, क्योंकि फाइनेंस वाले ही लोन करेंगे। प्रोप्राइटरशिप एलएलपी कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, या फिर पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी, उसके लिए हम लोगों को फाइनेंस में जाना पड़ेगा। या फिर आप काम कर रहे हो इन्फोसिस में, तो ऐसी बड़ी कंपनी जो है, जैसे यूपीएल कंपनी है, सन फार्मा, ये जो बड़ी कंपनी है ना, उसको लोन इजी मिल जाएगा। उसके लिए हम लोग बैंक में जाएंगे, बैंक मतलब एक्सिस है, एचडीएफसी है, कोटक है, ये बैंक में आपका लोन कर सकते हैं। और इसके लिए डॉक्यूमेंट आपने बोला, डॉक्यूमेंट नॉर्मली 3 से 4 ही डॉक्यूमेंट लगता है। एक होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी, दूसरा होता है आपका सैलरी स्लिप 3 महीने का, और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, और कभी कभी हम लोग ये आपका आईडी कार्ड लेते हैं, कंपनी का आईडी कार्ड। ये 3 से लेकर 4 डॉक्यूमेंट ही लगते हैं। और सैलरी मिनिमम जो होती है पर्सनल लोन के लिए 12,000 मिनिमम होना चाहिए। वो फाइल बैंक में नहीं जाएगी, वो फाइनेंस में ही जाएगी। कभी कभी बैंक कहती है, कोई बैंक, वो भी देखना पड़ेगा कहाँ पे काम कर रहा है। वो डिपेंड करके पूरा आपका प्रोफाइलिंग के हिसाब से। प्रोफाइल मतलब आप कहाँ पे काम करो, कहाँ पे रह रहे हो, आपका घर खुद का है, आपका खुद का एक्सपीरियंस कितना है, करंट कंपनी में कितना एक्सपीरियंस है, प्रीवियस में कितना काम किए, वो सब आपकी प्रोफाइल के भी हिसाब से। सिविल स्कोर भी आप उसमें देखेंगे हम लोग कि आपका लोन चल रहा है तो उसका स्कोर कितना है, पूरा पैटर्न करके आपका प्रोफाइल के सब। पर्सनल लोन लाइक मैं पर्सनल लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे कितने टाइम में अवेल हो सकता है? पर्सनल लोन नॉर्मली 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, कभी कभी 2 दिन में भी हो जाता है, और कभी कोई बैंक आपको 1 दिन में अप्रूवल करके दे देगी, और डिसबर्समेंट भी 1 दिन में हो जाए। नॉर्मली 1 से लेके हम लोग अगर एवरेज तो 3 से लेके 4 दिन, इसमें आपको लोन अप्रूवल से लेके डिसबर्स हो सकता है। डिसबर्समेंट मतलब आपके अकाउंट में जो पैसा आता है उसको डिसबर्समेंट बोलते जो पर्सनल लोन है उसका नॉर्मली इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या रहती है और इसका इंश्योरेंस रेट क्या चलता है? हैं। नॉर्मली पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 10.5% से चालू होता है। वो कोई बैंक अभी तो नॉर्मली 10.5% तो बढ़ी जैसे हो गया, प्राइवेट बैंकों में तो 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। 10.85 10.75 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट बैंक का अलग होगा। और 10.75 से लेके 16 20 22 25% भी जाता है। आप अगर एप्लीकेशन से लोन लेते हो ना, जो एप्लीकेशन में अभी मिल रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन चलती है पर्सनल लोन की, वो बहुत महंगी लोन मिलती है। किसी को आइडिया नहीं होगा, लेकिन वो लोन बहुत महंगी मिलती है। 25% 30% तक जाती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10.75 से लेके 30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसका रेट है। वो भी कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से ही रहेगा। और प्रोसेसिंग फी नॉर्मली कोई बैंक अपना फिक्स प्रोसेसिंग बोलते हैं, जैसे 10 लाख का फिक्स प्रोसेसिंग 10,000 बोल दिया, और 10,000 रहता है। कोई वो परसेंटेज के ऊपर भी रहता है, जैसे 1% रहता है, 1% उसका होता है 10% का 10 लाख का 10,000 रुपया, 10,000 प्लस जीएसटी। कभी 1.25 भी रहता है, 2% 3% भी प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। लोन अमाउंट का 3%, 1 लाख का है, 1 लाख का 3% मतलब 3,000 प्लस जीएसटी, उसका मतलब 3 से लेकर 3,500। ऐसा डिपेंड करके आपके परसेंटेज के हिसाब से रहती है। आपका ये जो परसेंटेज है 1 से लेके 3% का प्रोसेसिंग फी रहेगी। और इंश्योरेंस रहता है, लोन इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। मतलब आपको आपका लोन लिया, जैसे जो मैंने लोन लिया और वही लोन में अपने को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो लोन आपको नॉमिनी को पे नहीं करना पड़ता, उसको लोन इंश्योरेंस बोलते हैं, लोन प्रोटेक्शन भी बोलते हैं उसको। और वो आपका जो लोन मिलेगा ना, उसमें से कट होके आएगा। वो नॉर्मली 5,000 से लेकर 10,000 25,000 उसका एज के हिसाब से रहेगा। वो भी एज है उसका, लोड कितना ले रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। आपका बड़ा अमाउंट है और आपका ज़्यादा एज है तो ज़्यादा इंश्योरेंस निकलेगा,
जैसे कोई आदमी है 55 साल का, 55 साल का एज है, तो 55 साल के हिसाब से उसका इंश्योरेंस ज्यादा आएगा, और उसने 10 लाख का लोन लिया तो उसका इंश्योरेंस ज्यादा आएगा, 25-30 हजार तक का इंश्योरेंस आएगा उसका, लोन कवर बोलते हैं उसको। आपकी जो फर्म है आर लोन, उसने अभी तक कितने लोगों को लोन अवेल करा दिया है, और जो मेजोरिटी जो आपके कस्टमर्स है वो कौन से रहते हैं? हम लोगों ने, मैं अभी 8 से लेकर 9 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने 5000 प्लस कस्टमर को लोन दे दिया है, डिसबर्स करके दिया है हम लोगों ने, और पूरे इंडिया में हम लोगों ने लोन करके दिया। जैसे आप, मैं नॉर्मली गुजरात से हूँ, गुजरात में हमारा 3 ऑफिस चलता है, ऑफिस में भी हम लोग काम करते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। जैसे आपका कोई भी फ्रेंड है दिल्ली में है और उसको पर्सनल लोन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने 5000 प्लस लोगों को लोन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ईएमआई बाउंस हो गया है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, और कितना आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है? ईएमआई बाउंस पहले तो होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर उसके लिए 600 रुपये चार्ज लगता है, 500 प्लस जीएसटी लगता है, 500 प्लस जीएसटी 590 जितना हो जाता है। वो बैंक के ऊपर भी डिपेंड करा है, कोई बैंक ज्यादा भी ले सकती है। और अगर आपने फिर ईएमआई, आज का 5 तारीख का ईएमआई था, 6 तारीख को भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 600 रुपये हो गया। अगर आपने वो 5 तारीख का ईएमआई 20 तारीख को भरा तो उसका एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ लगेगा, वो 590 का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसके दिन का भी इंटरेस्ट आपको जोड़ के देगा। अभी 5 तारीख का ईएमआई था, 20 तारीख को भरोगे तो 15 दिन का आपका इंटरेस्ट हो गया, तो 590 तो है ही, प्लस आपके ऊपर वो इंटरेस्ट उसके ऊपर भी लगेगा, तो 590 प्लस उसका अलग से चार्ज है, वो देखना पड़ेगा कितना होगा। वो 15 दिन का चार्ज किया, वो बैंक आपको बता देगी। और अगर ईएमआई बाउंस हुआ है तो नॉर्मली बैंक में जाके भर सकते हो, पहले तो करना ही नहीं चाहिए ईएमआई बाउंस। ईएमआई के बारे में अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ईएमआई के बारे में अवेयरनेस के लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको पहले तो लोन लेना है तो पहले देखना पड़ेगा कि आप कितना तक भर पाओगे। समझो बैंक आपको लोन दे देगी 10 लाख का, लेकिन आप भर नहीं पाओगे तो फिर मुश्किल है। 10 लाख ऐसे तो मिल ही नहीं जाएगा। पहले तो आपने समझो 2-3 बैंक से लोन लिए तो आपको मिल सकते हैं। आपका सैलरी के हिसाब से आपको, आपका 50,000 का सैलरी है तो 50,000 के हिसाब से आपको 10 लाख तक आप एलिजिबल हो, लेकिन आपने 25 लाख का लोन लिया तो आपको बर्डन पड़ेगा, तो वो नहीं करना चाहिए। आप जितना ईएमआई पे कर रहे हो, जितना ईएमआई अफोर्ड कर पाओगे उतना ही आपको लोन लेना चाहिए, वरना आपको ये फ्यूचर में आपका ईएमआई बाउंस होगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है और उसके हिसाब से लोन लेना चाहिए। वो मेरा मेन है। लोन रिजेक्शन होने के सबसे ज्यादा क्या वजह है, एंड मेनली कॉमन रीजंस क्या रहते हैं इसमें? लोन रिजेक्शन के तो नॉर्मली तो 4 से 5 रीजन है। उसमें से पहला रीजन है सिविल स्कोर। प्रीवियस में लोन लिया है और उसको आपने रेगुलर पे नहीं किया और उसमें बाउंस हुए हैं, उसमें डीपीडी हुए हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा पहला। दूसरा रीजन है आपका ऑब्लिगेशन। जैसे आपका 1 लाख का सैलरी में आपने 80,000 का ईएमआई भर रहे हो, 90,000 का ईएमआई भर रहे हो टोटल मिला के, तब भी आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आप एलिजिबल है नहीं ईएमआई भरने के लिए, नेक्स्ट ईएमआई भरने के लिए। और तीसरा आपका वेरिफिकेशन हो गया, घर का वेरिफिकेशन। आप जहाँ पे मुझे एड्रेस दिए हो, समझो आपने मुझे एड्रेस दिया है, वो एड्रेस आपको बैंक वाला, आप रहते दूसरी जगह हो और बैंक वाले को दूसरा बताया, तो वो भी रीजन हो सकता है। ये 3-4 रीजन मैक्सिमम। सिबिल स्कोर बेसिकली क्या है, और उसके लिए हमें क्या क्या अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, एंड सिबिल स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिबिल स्कोर एक होता है जो पहले लोन लेते हैं। आप पहले लोन लिया, आपका फर्स्ट लोन है, तब आपका एक सिबिल स्कोर बनेगा। आपका कोई लोन ही नहीं है तो आपका सिबिल स्कोर नहीं बनेगा। आपका अभी -1 सिबिल होगा अगर आपने लोन नहीं लिया तो। -1 मतलब बैंक की भाषा में -1 बोलते हैं। और आपने लोन लिया तो एक स्कोर बनता है, एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। क्रेडिट का लिया और फिर लोन लिया, तब जाके एक सिबिल स्कोर बनता है, उसको सिबिल स्कोर बोलते हैं। एक क्रेडिट हिस्ट्री को एक सिबिल स्कोर बोलते हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है वो ट्रैक करने के लिए सिबिल स्कोर होता है बैंक में। तो इसके लिए एक कंपनी होती है जो बैंक के साथ टाइप होती है। वो कंपनी के हिसाब से वो बैंक वाला आपका स्कैन करता है कि भाई आपका सिबिल स्कोर कैच करता है कि कितना सिबिल स्कोर निकला। और उसके लिए सिबिल स्कोर इंप्रूव के लिए आपको पहले ईएमआई रेगुलर भरना पड़ेगा। ईएमआई रेगुलर भरोगे तो आपका सिबिल स्कोर बन जाएगा। और आपने ईएमआई बाउंस करा तो वो स्कोर आपका कम हो जाएगा। ईएमआई सिबिल स्कोर डाउन होने का रीजन बहुत सारे नॉर्मली। एक तो ईएमआई बाउंस हो गया, दूसरा हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपका है और आपने उसका यूटिलाइजेशन, आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आपने 50,000 60,000 का यूटिलाइज 1 महीने में कर दिया, तो भी आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। उसको क्रेडिट यूटिलिटीज बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड यूटिलिटीज।
ये आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख में से आपने 70,000 का अपना स्वैप कर दिया कहीं पे, 70,000 की चीज ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो वो 1 लाख की लिमिट में आपने 70% यूज कर लिया, तब जाके भी वो सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। और दूसरा होता है कि सिविल इंक्वायरी, जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, बहुत जगह इंक्वायरी किया, तब भी आपका एक रिस्क बढ़ जाता है उसमें सिविल में, कि आप बहुत जगह लोन के लिए इंक्वायरी कर रहे हो, तो आपको कहीं पे भी पेपर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एक जगह लोन रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर देखना चाहिए कि आपका लोन क्या किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 2-3 रीजन है जिससे कि सिविल स्कोर इंप्रूव हो सकता है या डाउन हो सकता है। एक तो हो गया आपका ईएमआई रेगुलर भरो, उससे सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। आप इंक्वायरी ज्यादा नहीं करना, इंक्वायरी ज्यादा करोगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का मैंने बताया, क्रेडिट का यूटिलिटीज, क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, अगर जितना लिमिट है उससे उसका 30% या 40% ही यूज करना चाहिए। आप 30% से ज्यादा जाओगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड में अगर पेमेंट आपने रेगुलर नहीं भरा, आपका क्रेडिट कार्ड का आज बिल है, 1 तारीख का बिल है आपका क्रेडिट कार्ड का, आपने 3-4 तारीख को भरा तो वो वहाँ पे बाउंस हो जाएगा, वो क्रेडिट कार्ड में उसमें सिविल में दिख जाएगा, वो टाइम पे भी आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। ये 4 से 5 रीजन है क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के और डाउन करने के। LIC एजेंट को अगर लोन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है? LIC एजेंट एक यूनिक प्रोफाइल है। LIC का जो कमीशन मिलता है उसके बेस पे लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है। नॉर्मली LIC एजेंट को सारी बैंक लोन नहीं देती। पर्सनल लोन की बात करूँ, होम लोन या कार लोन की मैं बात नहीं करूँ। पर्सनल लोन जो होता है नॉर्मली सैलरी हाइक को देता है। पहले भी मैंने बताया आपको, जिसको सैलरी मिलती है उसको पर्सनल लोन मिलता है। सैलरी मिलती है मतलब सैलरी जो कहीं पे भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको जॉब में से जो सैलरी मिलती है वो सैलरी के बेस पे पर्सनल लोन मिलेगा। लेकिन इसमें एक LIC के बेस पे सैलरी नहीं मिल रहा उसको, उसको कमीशन मिल रहा है। जो पॉलिसी बेच रहा है वो पॉलिसी के बेस पे उसको कमीशन मिल रहा है, और उसके बेस पे जो लोन मिलेगा पर्सनल लोन, वो LIC एजेंट पर्सनल लोन बोलेंगे हम लोग। LIC एजेंट के लिए एक क्लब मेंबरशिप रहती है उनकी, जैसे उनका हो गया DM क्लब हो गया, फिर ZM क्लब हो गया, फिर CM क्लब हो गया, फिर गैलेक्सी, और हो गया ये कॉट मेंबर बोलते हैं उसको। जितना ज्यादा मेंबर, जैसे CM क्लब और ZM क्लब अच्छा मेंबरशिप होता है उसको ज्यादा लोन मिलती है। कॉट और गैलेक्सी उससे भी ऊपर रहता है, उसको भी ज्यादा लोन मिलती है। उसके लिए हम लोग उसका कमीशन देखेंगे। LIC एजेंट में जो कमीशन के बेस पे हम देते हैं लोन, वो कमीशन का एवरेज करेंगे। जैसे आपका कोई महीने में आपका 50,000 एवरेज है, कोई महीने में आपका 80,000 का कमीशन आया, कोई महीने में 1 लाख है, तो उसका प्लस करेंगे, 6 महीने का प्लस करेंगे। 6 महीने के प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 6 करेंगे, भी 6 लाख का एवरेज आया, 6 लाख का आपका टोटल कमीशन आया, पूरा 6 महीने का निकाल के 6 महीना प्लस किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने में आपका जो सैलरी आया है, कमीशन आया, सॉरी सैलरी नहीं कमीशन, वो कमीशन एवरेज करके उसका जो एवरेज बनता है 1 लाख पे बन रहा है, तो एवरेज 1 लाख के हिसाब से उसका जो लोन बैठेगा 1 लाख के हिसाब से उसको लोन मिलेगा, 15 से 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा उसको LIC एजेंट। और वो लोन हम लोगों ने 200+ लोगों को LIC एजेंट को लोन दिया मैंने, और पूरे इंडिया में हम लोग LIC एजेंट में मेरा एक्सपर्टीज है इसमें भी। LIC एजेंट का लोन जो मिलता है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अलग रहता है। नॉर्मली पर्सनल लोन जो मिलता है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप और बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से मिलता है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, फॉर्म 16 लगेगा 2 साल का, फॉर्म 16 उसको LIC वाला देते हैं, या फिर आप ITR पर, तो उस पर उसका साइट से भी निकलता है, ITR का वेबसाइट से भी निकलता है, पैन कार्ड का वेबसाइट से भी निकलेगा, वो इनकम टैक्स रिटर्न का वेबसाइट से भी निकलेगा उसका फॉर्म 16, प्लस उसका एक हो गया एजेंसी स्टेटस रिपोर्ट, वो निकालना पड़ेगा। एजेंसी स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से उसको मालूम पड़ेगा कि वो कितना टाइम से जॉब कर रहा है, कितना टाइम से LIC में जुड़ा है, वो बेस पे उसका एक क्लब मेंबरशिप भी दिखेगा, उसमें पूरा उसका कुंडली दिख जाता है, LIC एजेंट का कहाँ से जुड़ा है, कौन सा क्लब मेंबरशिप है, उसका नॉमिनी क्या है, पूरा वो। और उसका जो प्रोसीजर वो भी अलग है। LIC एजेंट का जो पॉलिसी है नॉर्मल पर्सनल लोन से अलग है, वो एक्सपर्टीज हो तभी जाके निकलता है वो भी फाइल। उसके लिए हम लोगों ने 200+ लोगों को दिलाया है लोन, और मैंने 40-40 लाख का भी लोन दिया है LIC एजेंट को, एक कस्टमर को 40 लाख तक का भी पर्सनल लोन दिला है पूरे इंडिया में। जो आपने मुझे पहले बताया था कि मर्चेंट नेवी को भी आप लोन प्रोवाइड करते हो, तो वो किस तरह से होता है? पर्सनल लोन फॉर मर्चेंट नेवी एक ऐसी एक प्रोफाइल है, एक यूनिक प्रोफाइल है वो भी। जो इंडिया में सी फेरर है ना, जो जहाज पे जा रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं, उसको मर्चेंट नेवी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में आइडिया नहीं होगा। पहले में एक्सिस बैंक में पहले मैं जॉब किया था ना 2016 में, उसके पहले मैं मर्चेंट नेवी का एक ट्रेनिंग किया था, तो मैं एक्स मर्चेंट नेवी हूँ। मेरे पास एक CDC है, CDC प्रूफ होता है उसमें,
जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, मर्चेंट नेवी जाने के लिए आपको एक सीडीसी होना जरूरी है। 6 महीने का आपका कोर्स रहेगा जीपी रेटिंग का नॉर्मली। तो जीपी रेटिंग कोर्स मैंने गोवा से किया, नुसी से। तो वो एक्सपर्टीज की वजह से मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूँ। वो लोन भी इजी नहीं है, क्योंकि ये लोन भी नॉर्मल पर्सनल लोन से पर्सनल लोन ही है, मर्चेंट नेवी पर्सनल लोन ही है, लेकिन वो जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल समझना पड़ेगा आपको कि वो प्रोफाइल क्या है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है 6 महीने का या फिर 9 महीने का। 9 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके हिसाब से उसको लोन मिलेगा एवरेज। उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट जाए, जब शिप पे जाएगा तभी सैलरी मिलेगा उसमें। घर पे रहता तो सैलरी नहीं मिलता। मर्चेंट नेवी में हम लोगों ने अभी तक इंडिया में 600 लोगों को लोन मिला है, और एक एक कस्टमर को 80-80 लाख का लोन मिला है हम लोगों ने मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी के नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, हमें बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मली केवाईसी लगेगा उसका, पान कार्ड आटा का, सैलरी 6 महीने का लगेगा उसको, और एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगता है। जब सेलिंग करते हैं ना वो लोग, जब जहाज पे जाते हैं, 6 महीने का 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है उनको, वो लगता है। उसका सीडीसी पासपोर्ट लगेगा, फुल सीडीसी फुल पासपोर्ट लगता है, और 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट। और कोई भी बैंक में नॉर्मली कोअप्लिकेंट नहीं लगता पर्सनल लोन में, सैलराइड या फिर एलआईसी में भी नहीं लगता है कोअप्लिकेंट, लेकिन मर्चेंट नेवी में कोअप्लिकेंट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग जब बाहर जाते हैं, तब यहाँ से इंडिया छोड़ के वापस शिप पे जाएगा, तो उसके बिहाफ को यहाँ पे होना चाहिए लोन के टाइम पे। अगर ईएमआई बाउंस हो गया तो किसको जाएगा, बैंक किसको पकड़ेगा? इसके लिए कोअप्लिकेंट लेता है। तो कोअप्लिकेंट ले वाइफ, मम्मी, पापा और या फिर ब्रदर को ले सकते हैं। उसमें से किसी एक का पान कार्ड आधा कर लगेगा, और उसके हिसाब से। और उसमें भी सारी बैंक मर्चेंट नेवी को लोन नहीं देती। वो प्रोफाइल ही इतना कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि डॉलर में सैलरी आ रही है, डॉलर से कन्वर्ट होकर इंडियन करेंसी में आएगा। वो मालूम होना चाहिए कि आपको ये प्रोफाइल कैसे निकलती है, क्योंकि सारी जगह ये इसका अवेयरनेस ही नहीं है उसके लिए। मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये, मेरे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि मेरे पास सीडीसी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका ट्रेनिंग किया है। लोन में आने के पहले मैंने यही काम किया था, यही ट्रेनिंग किया था। और मैंने अभी तक ऑफिसर और क्रू मिला के 600+ लोगों को लोन दे दिया मैंने। पूरे इंडिया में देते हैं, वो भी हम लोग पूरे इंडिया में देते हैं। वो भी घर बैठे लोन देते हैं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी किसी को पेपर देने की जरूरत नहीं। आप खाली मुझे जिप्पे से आओ, मुझे फोन करो या मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, और यहीं से करके देंगे हम लोग। हमारे पास 4-5 लोगों की टीम है आपके ऊपर काम करने के लिए। आपका पूरा डॉक्यूमेंट से लेके, लॉगिन से लेके डिस्बर्स कराने के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पैर भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। आपको बहुत ईजिली लोन करवा के देंगे। और अगर आप कहीं पे पेपर दे रहे हो, फिर आप मुश्किल हो जाए उसके लिए, क्योंकि बैंक वाले को कभी कभी पॉलिसी नहीं होती है मालूम, कि ये कस्टमर बहुत कम है। मर्चेंट नेवी के कस्टमर बहुत है इंडिया में, ऑलमोस्ट 2 लाख जितने कस्टमर है। 2 लाख जितने, एज पर गूगल की बात, गूगल से बता रहा हूँ मैं, 2 लाख जितने मर्चेंट नेवी के एक्टिव सीफेरर है। तो बैंक के पास बहुत कस्टमर कम जाते हैं, और बहुत सारी बैंक लोन ही नहीं देती। क्यों नहीं देती? उसका एक रीजन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आप फ्री हो जाएगा कंपनी से मतलब आपका यही छूट जाएगा, जॉब ही छूट जाता है। इसके बेस पे हम लोग मर्चेंट नेवी को लोन करवाते हैं इजीली। आपका जो एक फंड है, सीमेन इन्वेस्टमेंट फंड, वो किस तरह से? सीमेन इन्वेस्टमेंट फंड स्पेशली मैंने डिजाइन किया है ये, मैं और मेरी टीम ने डिजाइन किया है। जैसे सीमेन का जो सैलरी होती है, 4-5 इसमें क्राइटेरिया है। जैसे इसका सैलरी, उसका रैंक, उसकी रिस्क कैपेसिटी, उसका एज, और कितना टोटल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। वो 4-5 चीज हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको एक इन्वेस्टमेंट करके देते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, वो सब चीज देख के इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और हम लोग उसमें स्पेशली जो इन्वेस्ट कराएंगे उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराएंगे। म्यूचुअल फंड में जो टॉप परफॉर्मिंग, हमारे पास म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट 40+ कंपनी के साथ आया है। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी नहीं, 40+ कंपनी में, जहाँ पे उसके प्रोफाइलिंग के हिसाब से जो बैठेगा वहां पे उसको इन्वेस्ट करके देंगे पूरे इंडिया में। वो भी हम काम करते हैं, उसमें भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप खाली मुझे डॉक्यूमेंट दोगे, वहीं से हम लोग करके देंगे इन्वेस्टमेंट। उसको सीमेन इन्वेस्टमेंट फंड का मैंने नाम दिया है। आपने जो बताया कि ये इन्वेस्टमेंट जो फंड है सीमेन, उसके अंदर फ्री इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो क्या रियली में फ्री इंटरेस्ट में पॉसिबल हो सकता है? फ्री इंटरेस्ट लोन होती है एक्चुअली। फ्री इंटरेस्ट लोन मतलब आपने जो लोन लिया है ना, उसमें इंटरेस्ट लगता है। 5 लाख की लोन में आपको 1 लाख का टोटल इंटरेस्ट लगता है 3 साल में। आपने जो मर्चेंट नेवी पर्सनल लोन लिया है, उसमें 5 लाख में 1 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। वही आपने 5 लाख आपको मिला, उसमें से 1 लाख हम लोग इन्वेस्ट करके सीमेन इन्वेस्टमेंट फंड में,
वो जो इन्वेस्ट करेंगे उसको 12% के हिसाब से हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 6 साल के लिए रखेंगे। 6 साल के लिए रखेंगे तो 1 लाख का जो इंटरेस्ट लग रहा है और 1 लाख जो इन्वेस्ट किया तो उसका 1 लाख का 1 लाख दूसरा बन जाएगा, तो टोटल आपका 2 लाख हो गया। तो आपने जो लोन में 1 लाख भरे ना, वही आपको 1 लाख मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड से। तो आपका लोन जो है इंटरेस्ट हो गया, उसको हम लोग सीमेंट इन्वेस्टमेंट फंड बोला। आजकल सोशल मीडिया के अंदर कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं रिगार्डिंग टू लोन्स, तो उसके अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन हो गई है, चाइनीज एप्लीकेशन की, वो तो बैन ही हो गई अभी फिलहाल में तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बिना कस्टमर का आप जो टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करते हो ना, उसमें बहुत सारी चीज हो जाती है, आपका डेटा ले लेते हैं वो लोग। तो वो आप कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो, कोई भी लोन आप ले रहे हो ना, पैसे आप ले रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी आप लोन ले। आपको देखना चाहिए आप कहाँ से ले, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है। आपको समझो बड़ी बैंक में जाओगे तो वो तो ट्रस्ट है ही उसमें तो, लेकिन छोटे छोटे जो फाइनेंस खुले हैं, छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग आपका डेटा को मिसयूज करते हैं। आपने आपको एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे आपने अप्लाई किया लोन, तो आपका डेटा पहले तो ले लेंगे और वही डेटा से आपको दुनिया भर के फोन आएंगे, मैं आपको ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, ये करके, क्योंकि आपने आपका डेटा ही मिसयूज कर दिया उसने। ऐसा होता है कस्टमर के साथ। लेकिन इसके ऊपर तो फिर हम किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चैट जीपीटी खुद भी बोल रहा है कि हम आपका डेटा सेल कर रहे हैं। तो अभी के लिए तो ट्रस्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। ट्रस्ट आप उसमें क्या, कस्टमर थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा ऐड भी बहुत चलते हैं, लोन एप्लीकेशन के लिए ऐड बहुत चलते हैं। अभी कोई भी ऐड से अप्लाई नहीं कर सकते ना, आपके पास नियरेस्ट बैंक है या फिर हमारे जैसे कंसल्टेंट है, उसको कंसल्ट कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई करने से अच्छा आप कंसल्ट करो ना, आपके पास ऑप्शन है ही। आपको लोन मिलना है तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलना है तो वो भी कहीं से भी अप्लाई कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन मिल जाएगा। आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए, आप कहीं से भी अप्लाई मत करो पहले तो, क्योंकि डेटा आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पर्सनल डेटा है, आप पान कार्ड आधार कार्ड वहाँ पे डालते हो, तो पान कार्ड आधार कार्ड से आपसे कुछ भी हो सकता है। तो आप कहीं से भी अप्लाई करने से पहले एक बार देख लो कि भाई जेन्यून है कि नहीं, आरबीआई रजिस्टर है कि नहीं है, क्योंकि वो जरूरी है फ्रॉड के लिए। ओटीपी खास है, ओटीपी भी नहीं देना है उसको। कोई लिंक आ रही है, लिंक में भी आपको क्लिक नहीं करना है। आप अगर कस्टमर को, जो लोन देने वाला आदमी को जानते हो तभी करो, मैं तो बोलूँ, क्योंकि अगर कहीं से भी कर रहे हो ना तो मुश्किल हो जाता है, फिर आप कहीं पे पकड़ने नहीं जाओगे उसको। फ्रॉड हो जाने के बाद कहीं पे कुछ होता नहीं है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आपका ये पैसा निकालना। पैसे भी ले लेते हैं लोग कि आपका इतना लोन अप्रूवल है, इतना प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। अभी प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है नॉर्मली बैंक में से आपको लोन जो मिला उसमें से कट होके आता है। जैसे 1 लाख का लोन है, उसमें 5,000 का 2,000 का प्रोसेसिंग चार्ज है, तो 2,000 कट होके आपका बैंक में जमा होगा, 98,000 आपका जमा होगा। तो पहले जो प्रोसेसिंग फी मांग रहे हैं ना, उसको तो पहले अप्लाई ही मत करो, उसके पास से तो कभी अप्लाई ही मत करो, क्योंकि ऐसा है नहीं बैंक में कि भाई प्रोसेसिंग फी पहले लो। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, होम लोन में ऐसा होता है, आप बैंक में जाओगे तो प्रोसेसिंग फी लगता है, लॉगिन फी बोलते हैं उसको, होम लोन में ऐसा होता है। लेकिन तो पर्सनल लोन में तो ऐसा एप्लीकेशन में कहीं पे भी अप्लाई मत करो। जो फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए आप कौन से 3 गोल्डन टिप्स देना चाहते हैं? जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है उसको पहले अपनी प्रोफाइल जानना जरूरी है, उसका सिविल स्कोर जानना जरूरी है। अगर वो जान गया तो उसके हिसाब से अच्छा लोन मिलेगा। फर्स्ट तो यही है कि आपको पहला सिविल स्कोर ये सब जानना जरूरी है, आपको अपनी प्रोफाइल जानना जरूरी है। दूसरा ये है कि आप कंपेयर कर सकते हो, आप मुझे फोन कर सकते हो कंपेयर करने के लिए, मेरी टीम को फोन कर सकते हो, आपको कहाँ अच्छा लोन मिल सकता है, कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोन ले रहे हो तो आपकी बैंक ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है। जैसे आपका सैलरी XYZ कोई भी बैंक में आ रही है, आप बोलते हो कि ये बैंक मुझे लोन दे रही है, आप जानते हो क्या यही बैंक में आपको कम, दूसरे बहुत सारे बैंक 35-40 प्लस बैंक है फाइनेंस मिला के, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सेकंड टॉपिक ये हो गया मेरा। और तीसरा ये है कि आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट मत दो, किसी को भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट से मिसयूज हो रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट देने के पहले आप देखो कि आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट देके कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, वो आपकी इंक्वायरी जनरेट कर सकता है। बहुत सारे कस्टमर, अभी समझो मैंने एक कस्टमर को लोन लिया तो उसने बोला कि मैंने एक जगह अप्लाई किया है, तो उसने एक जगह एक कंसल्टेंट एक आदमी को लोन के लिए अप्लाई करने के लिए दिया था, वो आदमी ने आपको बिना बोले सब जगह अप्लाई कर दिया। और मैंने आपको फर्स्ट भी बोला था कि सिविल स्कोर जो है इंक्वायरी से भी कम होता है। तो आप कहीं पे भी किसको भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, तो पूछो भाई, उसको जानो कि वो आदमी सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जेन्युइन है कि नहीं है।
और ये भी है कि आजकल बहुत सारे एजेंट हो गए जो पैसे लेते हैं, पहले तो पैसे लेके काम कर रहे हैं कि भाई पहले मुझे लॉगिन फी दीजिए, तब जाके आपका प्रोसेस होगा, उसके बाद हम लोग का काम करेंगे। तो पहले आप जानो, जिसको भी पेपर लेना ना, तो आप पहले पहले उसको पहचानो, जानो कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं, तब जाके अप्लाई करो। 3 पॉइंट मेरे ये होगी। आर लोन जो आपका फॉर्म है उसका फ्यूचर प्लान क्या है? आर लोन का मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं सबको इंडिया में घर बैठे लोन दिला सकूं, वो भी इजीली और असल फ्री, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के साथ। जैसे बहुत सारे बैंक है जिसमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बैंक में ज़्यादा है कम है, वो हम लोग चेक करके देंगे आपको। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जल्दी प्रोसेस करने में हम लोग हेल्प करेंगे आपका इजी और फास्ट और घर बैठे लोन हो जाए, ये मेरा मेन उद्देश्य है आर लोन के जरिए। अगर हमारी ऑडियंस में से किसी को भी आपको कनेक्ट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हमको कनेक्ट करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो वेबसाइट है www.rloan.in। ये वेबसाइट से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे दिए गए डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा ऑफिस का टीम मेंबर का मेरा नंबर है। ये नंबर कभी भी चालू रहे, 24/7 टाइम चालू रहेगा। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो ये नंबर पे। ये मेरा ऑफिस का नंबर है। हैं? थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, आपने भी मुझे टाइम दिया, इसका धन्यवाद।